मेरे भाई को, किसी बहन को कोई तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो मेरे पास दिल खोल के आ सकते हैं। चलो जो कुछ हमारे से मुझसे बन सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं अपने जो एस्टीम्ड मेंबर्स हैं उनकी डिग्निटी, ग्लोरी और रिस्पेक्ट के लिए लड़ता रहूँगा और आखिरी दम तक लड़ूँगा। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। नतीजे आने के बाद सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन इस लड़ाई में जिस वकील ने सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज के असीम अनुभव के होते हुए भी उनको टक्कर दी, और वो कैंडिडेट जिन कैंडिडेटों को अलग अलग राजनीतिक दलों का समर्थन था, उन कैंडिडेट से ज़्यादा वोट लिए, वो इस समय मेरे साथ हैं एडवोकेट निर्मल कोतवाल। कोतवाल साहब, सबसे पहले आपको मुबारकबाद इस बात के लिए कि आपने कांटे की टक्कर जो है दी है सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज को, जो 1999 में पहली बार के अध्यक्ष बने, फिर 2012 में बने और अब जाकर 2021 में, यानी उनका तीसरा टेन्योर है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये फैसला जो किया कि मैंने चुनाव लड़ने हैं और वो भी बार का चुनाव लड़ना है, ये क्या सोच के किया था? और दूसरा ये कि कल जो नतीजे आए हैं उन नतीजों के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का और अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने वोटर्स का। उसमें मेरे एस्टीम्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए वोट किया और मुझे एक अच्छा वोट जो है वो पोल किया वहाँ पे, जिसका नतीजा आया। और फीमेल लॉयर्स जो हैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, यंग लॉयर्स का सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, सीनियर कलीग्स का शुक्रगुजार हूँ। और जो नई टीम आई है, भारद्वाज साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक है और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और यकीन करता हूँ और ये मुझे उम्मीद है कि जो वादे इस वक्त बार के साथ किए हुए हैं एस्टीम्ड मेंबर्स के साथ, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिया था, उस पर वो खरे उतरेंगे। क्योंकि इस वक्त बार के हालात जो हैं बहुत नाजुक मोड़ से गुज़र रहे हैं और यहाँ ज़रूरत थी कि नॉन पॉलिटिकल बार होती तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन चूँकि अब इस वक्त मेरे एस्टीम्ड मेंबर्स जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला किया है और मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ इस फ़ैसले की जो उन्होंने इस वक्त किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे ये टीम अपना काम करे और काम करके कुछ बार का जो रिस्पेक्ट है, ग्लोरी है और डिग्निटी बार की जो ख़त्म हो चुकी थी उसको रेस्टोर करने में पूरी कोशिश करें। मुझे बताइएगा कि कितना राजनीतिक था ये चुनाव? किस पार्टी ने कितनी ताकत झोंकी? एक प्रत्याशी के तौर पे कुछ तो आप तक बातें पहुंची हों। देखिए, मैं तो बार एसोसिएशन के इलेक्शंस में फ़र्स्ट टाइम आया था और ख़ास करके प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। लेकिन जब मैंने इसमें आने का फ़ैसला किया था तो उस वक़्त मैंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा था। उसमें मेरा 35 साल का कैरियर था, मैं सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल रहा था और मैंने एक बार में बहुत सारे जो एजिटेशंस होते थे उनमें पार्टिसिपेट किया था और अपने मेंबर्स के लिए काम किया था। तो जब ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने लगी तो मैंने ये सोचा कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से बार को बाहर आना चाहिए, क्योंकि हम जो कुछ बार एसोसिएशन करना चाहती है, जो एस्टीम्ड मेंबर्स फ़ैसला लेना चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली कोई फ़ैसला नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे थे। और इस बार भी जो आए हैं तो काफ़ी, और फर्स्ट टाइम हुआ है कि ये जो पॉलिटिकल लेवल्स पे ओपन इस वक्त पार्टीज़ ने अपने कैंडिडेट स्पॉन्सर किए। और मुझे इस बात का बहुत दुख है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंटरफेरेंस से बार में एक जो हमारे एस्टीम्ड मेंबर्स चाहते थे वो मुझे लगता है हो नहीं पाएगा। जैसे आप कह रहे हैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बार के एक कैंडिडेट को लेकर साफ तौर पर ये कहा कि ये कैंडिडेट हमारा है, और उसके बाद जब हमने कैंडिडेट से भी बात की तो उन्होंने भी, वकील साहब ने भी बड़ी बेबाकी के साथ ये बात कही कि जी मैं 20 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन वकील साहब, आपसे ये जानना चाहूँगा कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक लगभग कोई 350 से 400 के करीब करीब वो वकला हजरात हैं जो जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जो दो बहुत नामी गिरामी वकीलों के साथ जुड़े हुए हैं, और उन वकीलों के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी एफिलिएशन भी एक राजनीतिक दल के साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ है।
तो क्या वो सारा वोट भी सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज को पड़ गया, और अगर पड़ गया तो कैसे? इसमें ज़्यादा मैं टिप्पणी कर नहीं सकता क्योंकि ये सीक्रेट बैलेट का मसला है, तो हमें तो कुछ नहीं पता चलता कि किसने किसको वोट किया। लेकिन जो समीकरण बना था इसका, जिस तरीके से वोटिंग हुई है, और अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था वहाँ, तो फिर इनका अपना एक बहुत बड़ा कार्डर था आरएसएस ना का। भी हो, लेकिन आपकी ये है कि एफिलिएशन वकीलों की रहती है कि आप एक सीनियर वकील के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप सीख रहे हैं, और फिर वो इन्फ्लुएंस भी रहता है कि आप फ़ोन पर कह सकते हैं, मिल के कह सकते हैं कि यार हमारे कैंडिडेट को वोट डाल। जी जी, और ऐसा ही कुछ हुआ है। लेकिन फिर भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो 421 एस्टीम्ड मेंबर्स ने उसको फॉलो किया और ये समझा, जिसकी वजह से मैं इस वक्त आपके सामने हूँ। और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में बिलीव नहीं करते हैं। तो एक खासा वोट जो है 421 एक खासा वोट होता है, और इतने मेंबर्स अगर ये भरोसा जताएं कि पॉलिटिकल फ्री बार होनी चाहिए, मुझे लगता है कि आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, या जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की इंटरफेरेंस जो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये शुरुआत मैंने की है और ये आगे चलेगी। और जो कोई भी अगर इलेक्शन लड़ने की सोचेगा उसको पहले पार्टी छोड़नी पड़ेगी। और मैं ये नई टीम से आग्रह करूंगा कि वो इस मसले को लेके कॉन्स्टिट्यूशन जो है बाहर का हाउस में डालें, और हाउस में ये एक उसमें क्लास डालें कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी बाहर का इलेक्शन लड़ना चाहता है, खास करके प्रेसिडेंट का, तो वो सबसे पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को छोड़ दे, त्याग दे, और उसके बाद जितनी देर वो रहते हैं तब तक वो कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन किसी के साथ नहीं रखेंगे, और ना वो किसी पॉलिटिकल ऑफर लेंगे किसी की। मेरा तो यही कहना है। कोतवाल साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक पार्टी के साथ जो है किसी वकील का जो है जुड़ाव नहीं होना चाहिए, ये तो मतलब आप अजीब सी बात कर रहे हैं कि वकील हो और उसके बाद वो राजनीतिक तौर पर किसी एक सोच के साथ, किसी एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ होना, ये तो असंभव है। वकीलों के ही सहारे तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप वकील निकाल दीजिए तो फिर कोई सारी पॉलिटिकल पार्टीज धराशायी हो जाती है। जी, मैं ये समझता हूँ कि हर एक वकील जो है, हर एस्टीम्ड मेंबर्स बार में, यंग से लेके सीनियर तक, वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता है। और मेरा ये कहना नहीं है कि वो किसी पार्टी से नहीं रह सकते हैं, वो पार्टी से रह सकते हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा वकील है जो किसी न किसी पार्टी से एफिलेटेड नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल इतना है कि प्रेसिडेंट के लिए जब कोई इलेक्शन लड़े, सो दैट द डिसीजन शुड बी वेरी क्लियर एंड दैट शुड बी फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अब सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज जो हैं वो अध्यक्ष बन चुके हैं, आपने उनको मुबारकबाद भी दी है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद बार के चुनाव हुए हैं, और 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारे केंद्र के कानून आए जो एक के बाद दीगरे जो एप्लीकेबल होते रहे जम्मू कश्मीर के ऊपर। इस बार ये पहला बार का चुनाव है 5 अगस्त 2019 के बाद का, और पहले अध्यक्ष हैं जो चुनाव जीतने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज बने हैं। कानून सारे के सारे लागू हो चुके हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस इस समय जो है वो बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। क्या एडवोकेट निर्मल कोतवाल को ये लग रहा है कि कांटों का ताज है, मुश्किल से भरा हुआ ये टेन्योर होगा और चुनौतियां बहुत सारी हैं जिनका सामना इस टीम को करना है? मेरा कहना है कि इस वक्त ये जो कानून लागू किए जा रहे हैं, या जो लागू हो चुके हैं, या जो प्रोसेस में हैं, इस वक्त बार का जो हमारी टीम है उनका सबसे बड़ा मसला जो उनके सामने है, और ये इनको पहल करनी चाहिए। जो कानून यहाँ सूट नहीं करता है, हमारे जम्मू कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी में जो कानून सूट नहीं करता है, दे शुड रेज देयर ऑब्जेक्शन टू दैट, और इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको भी ये रोक सकते हैं। क्या आपका इशारा रजिस्ट्रेशन की तरफ? मेरा इशारा रजिस्ट्रेशन की तरफ भी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की वजह से हमारे यंग लॉयर्स बहुत सफ़र कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि रजिस्ट्रेशन जो है कम से कम दैट शुड बी अंडर वन रूफ, और इसमें वो लोग लगाएं आप जो लॉ से एक्वेंटेड हों,
और ऐसा भी हो सकता है कि अगर जुडिशरी से बात की जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तो डेप्यूटेशन पर भी जो है जजेस वहाँ जा सकते हैं, ये गवर्नमेंट कंसिडर कर सकती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो वर्किंग है, एफिशिएंसी है ऑनरेबल जजेस की, जो ये रजिस्ट्रेशन वर्क करते थे पहले, दैट इज़ मच मोर बेटर देन द रेवेन्यू ऑफिसर्स हु आर डूइंग इट एट प्रेजेंट। और ये मसला अहम मसला है, बट अंडर वन रूफ अगर ये हो जाए तो सबसे बेस्ट है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उस वक्त पिछली टीम ने ये लागू करवाया था, कोई ऑब्जेक्शन ने रेज़ किया, स्ट्राइक की, उसमें कंटेम्प्ट भी बनी, तो कंटेम्प्ट जो है मेरे भाइयों पे बनी, यंग लॉयर्स के ऊपर बनी, जो कंटेम्प्ट तो अभी तक जिंदा ही है। कंटेम्प्ट अभी तक जिंदा है। और नई टीम को ये बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि वो अपने उन बच्चों को वहाँ पे उन सीनियर जूनियर एडवोकेट्स को रिप्रेजेंट करें और ये कहें कि ये किन हालात में कंटेम्प्ट हुई थी, क्योंकि ऐसा नहीं था, क्योंकि उसमें पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे लोग थे। और फिर ये 4 बच्चे उन्होंने उसमें से चुने हैं, 4 लॉयर्स को चुना, जो बड़ी दुख की बात है। जैसे आपने कहा कंटेम्प्ट का मामला है, दूसरा एक मामला भी है कैट का मामला। कैट को लेकर आम जब यंग लॉयर्स से जब आप बात करते हैं तो वो आपको ये कहते हैं जी आपने मामले तो भेज दिए, ठीक है, लेकिन अब मामलों के वहाँ पहुँचने के बाद जो है डेटें बहुत देर देर की मिल रही हैं, केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा तादाद होने की वजह से केसेस का निपटारा होने में जो वो वक्त लग रहा है। क्या आपको लगता है कि इसको लेकर भी बार को सरकार के समक्ष जो है या केंद्र सरकार के साथ बात करने की ज़रूरत है? इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारे हाई कोर्ट से कम 35,000 के करीब केसेस जो हैं वो कैट में ट्रांसफ़र हुए हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑनरेबल जजेस इन कैट और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रही है, यहाँ कम से कम भी 10 मेंबर्स जो हैं एट ए टाइम काम करने चाहिए, जिस वजह से वो निपटारा हो सकता है। आप कह रहे हैं पेंडेंसी खत्म हो जाए, फिर उसके बाद अगर आप 2 बेंच भी रखते हैं, 3 भी रखते हैं, चलेगा, लेकिन पहले पेंडेंसी को खत्म करने की जरूरत है। नहीं, मुझे नहीं, ये पेंडेंसी तो ख़त्म नहीं हो सकती है इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं और इस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही ऑनरेबल जजेस काम कर रहे हैं, वर्चुअल मोड से करते हैं और एक शायद बेंच बाहर से भी है, लेकिन जम्मू और कश्मीर का दोनों का एक ही जगह हैंडल कर रहे हैं ये, और गवर्नमेंट इज़ नॉट टेकिंग एनी स्टेप्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जिसकी वजह से जो है आम वकील जो है वो सफ़र कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि जब तक इसको फिजिकल मोड पे नहीं आप लाएंगे, तब तक जो कम से कम ये यंग लॉयर्स जो होते हैं, इनका ग्रूमिंग जो है वो घर बैठ के नहीं हो सकती। व्हेन दे विल अपीयर फिजिकली बिफोर द ऑनरेबल जजेस, दे विल गेट ग्रूम्ड, उनको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आपने कहा कि यंग लॉयर्स की ग्रूमिंग की आपने बात की है, यहाँ पर आपसे मैं ये भी समझना चाहूँगा कि बार काउंसिल को लेकर लगभग जिस भी वकील से मैं बात करता हूँ बार काउंसिल की बात करते हैं, क्या अड़चन है, क्यों इसमें इतनी देरी हो रही है? इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, डायरेक्शंस दी थी बार काउंसिल को बनाने के लिए कि दैट शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड एट द अर्लीस्ट। तो इसमें अभी मुझे पूरा उसका डिटेल्स नहीं है मेरे पास, लेकिन जो मुझे पता है डिटेल्स वो ये है कि गवर्नमेंट से भी बात हुई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन कहीं थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो आई फील इट कि वो प्रॉब्लम जब दूर हो जाएगी और जब बार काउंसिल यहाँ बनेगी तो बार काउंसिल से वकीलों के मसाइल जो हैं बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। आप लोग भी जोर नहीं लगा रहे, आप भी इसमें सेटिस्फाइड हैं कि ठीक है नहीं बन रही तो कोई बात नहीं? ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं जोर लगाऊं। वकीलों की तरफ से कह रहा हूँ, वकील तो आप भी नहीं, वकील तो देखिए सर, वकीलों की बात अगर करेंगे आप तो इसके लिए तो टीम को काम करना है, इस वक्त टीम काम करे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं एडवोकेट्स एक्ट में। बार काउंसिल अगर बनती है तो एडवोकेट्स एक्ट जो है फुली इम्प्लीमेंट हो सकता है यहाँ, जहाँ पे वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स है, और बार काउंसिल के जो फंड्स हैं वो यूज़ हो सकते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द दिस एस्टीम्ड मेंबर्स के लिए। तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो एडवोकेट्स एक्ट में बार काउंसिल के ज़रिए ही आती हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर बार काउंसिल का तो आप मतलब प्रायोरिटाइज करेंगे इसको, क्योंकि बार के मेंबर तो हैं आप टीम से ये तो कह सकते हैं कि भाई इसको आप प्रायोरिटाइज कीजिए और इसको प्रायोरिटी पर रखिए और जल्द से जल्द सरकार से ये करो। नहीं, मैं तो चाहूँगा सर कि ये हो जाए, क्योंकि अगर बार काउंसिल नहीं बनेगी और ये जो नई टीम है इनको इस पर वर्क करना चाहिए, क्योंकि बार काउंसिल जो है दैट कैन टेक केयर ऑफ वेलफेयर ऑफ द एडवोकेट्स। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, रायका के फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पर हाई कोर्ट के शिफ्ट होने की बात हुई थी और उस पर लगभग सरकार ने अपनी तरफ से पूरी एक्सरसाइज भी मुकम्मल कर ली है और वहाँ पर बोर्ड भी लग चुके हैं। तो
क्या आपको लगता है कि नई टीम के लिए ये भी एक चुनौती होगी कि वो जो वादा किया था पिछली टीम ने कि जी इंडेंट जो यहाँ से हाईकोर्ट से गया है वो इंडेंट ही वापस आ जाएगा, तो उस पर आपको लगता है कि इस नई टीम के सामने वो भी एक चुनौती है कि उस इंडेंट को विड्रॉ कराना और क्लियर करना इस चीज़ को कि क्या जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के का परिसर जानीपुर से रायका शिफ्ट होगा कि नहीं होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि पिछली टीम जो है वो पूरी तरह से फेल हो चुकी थी और कहीं ना कहीं वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और जिसकी वजह से ये सारे इंडेंट भी बने, ये नक्शे भी बने, ये ज़मीन भी ली गई, सब कुछ किया गया, लेकिन जो वादे उन्होंने किए थे वो पूरे नहीं हो सके। और नई टीम ने अब जो वादे अपने किए हैं उनमें शायद एक ये भी है कि नहीं जी शिफ्ट नहीं होगा, हम नहीं करने देंगे, तो इनको इस पर वर्क करना चाहिए एंड आई होप कि दे विल सक्सीड इन गेटिंग दैट बैक। और वहाँ अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम भी इनके साथ रहेंगे, क्योंकि एस्टीम्ड मेंबर्स ने जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वक्त जो भी बाहर के मसाइल हैं अब हमें इकट्ठे होकर वो लड़ने हैं और इस भारद्वाज साहब के हाथ जो है मजबूत करने हैं और उसमें अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट एजिटेशन भी करना पड़ता है किसी लेवल पे, तो मैं कहूँगा सबको साथ चलना है और पीछे कोई नहीं रहना चाहिए। इस बार भी जो 7 मेंबर की टीम बनी है, पीछे महिलाएं आई हैं, लेकिन महिला अध्यक्ष अभी तक जो है वो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन में कोई भी नहीं हुई है, इतिहास में भी नहीं और अभी तक भी नहीं। इस बार तो चुनाव में भी कोई नहीं उतरी। तो एक तो वकील साहब ये कि महिलाएं जो है वो दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रही बार के चुनाव में, और दूसरा आपसे ये कि क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले कल में जब साल के बाद दोबारा बार के चुनाव होने वाले होंगे तो महिला कैंडिडेट भी होंगी? देखिए, मैं तो पहले से ये चाहता था कि अगर मुझे मौका मिला होता तो मेरा ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जो अपनी एस्टीम्ड फीमेल लॉयर्स के लिए था। मेरे माइंड में ये था कि जो बार एसोसिएशन है उसमें जो फीमेल लॉयर्स हैं उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। इस बार उन्होंने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया है, आई डोंट नो द रीज़न अबाउट इट, बट आई फाइंड दैट अगर उनकी पार्टिसिपेशन होती है लेडी लॉयर्स की बार एसोसिएशंस के मैटर में, तो हमें कई चीज़ों का जो है बड़ा बैलेंस एक सिस्टम मिलेगा और काम जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह कर पाएंगे सारे मेंबर्स। और इस वक्त जो हमारे लेडी लॉयर्स हैं वो अराउंड 400 हैं, तो एक खासा मतलब तादाद है उनकी, जिसको चलाने के लिए हमें महिलाओं की ही ज़रूरत है और उनकी प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमारी एसोसिएशन में एक लेडी लॉयर का होना ज़रूरी है। और मैं भारद्वाज साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कम से कम भी 2-3 लेडी लॉयर्स को अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी में रखें और ताकि जो लेडीज़ के मसाइल हैं वो उन तक डायरेक्ट पहुंच सकें, उनसे वो बात करें और वहां पहुंच सकें। जब लेडी लॉयर्स की एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी तभी एक बैलेंस मेंटेन होगा, अदरवाइज़ बैलेंस नहीं रहता है, क्योंकि लेडी लॉयर्स का जो है वो बहुत ज़रूरी पार्ट है और उनको आना चाहिए बार एसोसिएशंस के मैटर्स में, और इसके लिए स्टेप्स जो हैं भारद्वाज साहब को ही लेने हैं। जैसे आपने कहा कि उन्हें आना चाहिए और चुनाव में उनको हिस्सा लेना चाहिए। वकील साहब, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जब हम वकला हजरात से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियाँ आपको आती हैं, तो वो ये कहते हैं कि जी दिक्कतों की तो आप पूछिए मत, दिक्कतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक दिक्कत वो ये भी कहते हैं कि सरकारी वकील बनाने की बारी आती है तो जनाब कुछ कांग्रेस की सरकार हो तो जो उनके ख़ास हैं तो वो आ जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ख़ास हैं वो आ जाएंगे, पीडीपी के ख़ास हैं वो आ जाएंगे, तो आजकल बीजेपी के जो ख़ास हैं वो आ जाएंगे। ये वो कहते हैं। हकीकत कितनी है वो हमें नहीं मालूम, ये तो वकला हजरात को ही मालूम होगा। वकील ये कहते हैं जी फ़लाँ आदमी जो है वो बीजेपी के साथ एफिलिएटेड है या फ़लाँ आदमी का कोई रिश्तेदार बीजेपी में है, तो उसकी बुनियाद पर भी फैसले होते हैं और सरकारी वकील इस तरीके से चुने जाते हैं। तो क्या ये सत्य है? और दूसरा, ये अगर ये सच है तो क्या आप इस प्रथा को बदलने के लिए नई टीम को कुछ सुझाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये सच है कि जो कुछ भी इस वक्त मतलब कहीं भी, चाहे स्टैंडिंग काउंसिल्स की बात लगाइए, हाई कोर्ट में गवर्नमेंट एडवोकेट्स की बात लगाइए, ये सारे एक ही पार्टी से वाबस्ता हैं। और ये बड़ी दुख की बात है कि ये टैक्स पेयर मनी है जो लिटिगेशन पर खर्च होता है, ये किसी फंड से नहीं आता है,
ये टैक्स पेयर मनी है जो इस बात तो आप मानते हैं कि ये वकील सारे काबिल हैं, इसमें कोई शक नहीं है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। ये मेरे भाई हैं, जो भी काम करता है वो अपनी काबिलियत से करते हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। परसेप्शन हो सकता है हमारे इंटरव्यू से ये चला जाए कि उन्होंने ये कहा जी कि ये वकील सिर्फ इसलिए स्टैंडिंग काउंसिल है क्योंकि ये फला पार्टी के साथ, ये फला आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये भी है कि काबिल लोग हैं, मगर मौका तभी मिलता है जब आपकी सरकार सत्ता में होती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर इसको रोटेशनल बेसिस पे किया जाए और हर यंग लॉयर को मौका मिले अपनी वर्थ प्रूव करने का, ओनली देन दे विल बी ग्रूम्ड और वो अच्छे लॉयर बन सकते हैं। जो मेरे को मौका मिलना चाहिए। को मौका मिलना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, क्योंकि पार्टी के लोगों को ही प्रमोट नहीं करना चाहिए। ये मेरा बहुत ज़बरदस्त एक पॉइंट था। आप ये कह रहे हैं कि कोई जाब्ता होना चाहिए, देयर शुड बी सम वे, कोई तरीका होना चाहिए जिससे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है वकीलों की, अब कैसे आप तय करेंगे जी भाई पहले 100 ये ले लो आप, फिर ये 100 ले लो? कोई वाया मीडिया कोई मैकेनिज्म तो होना चाहिए जिससे सबको मौका मिले। मैं तो कहूँगा इसके लिए कोई इनको पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए, गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए, और उसमें हमारे जो बार टीम इस वक्त बनी है इनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, और कम से कम हर एक इंसान को मौका मिलना चाहिए, हर वकील को मौका मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज फैक्टर मिलना चाहिए। लेकिन स्पेशली मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि जो यंग लॉयर्स हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उनको मौका देंगे वही आगे अच्छे लॉयर बनेंगे, वो टिकेंगे, उनको प्रोफेशंस में टिकने का मौका मिलेगा, काम करने का इंटरेस्ट बनेगा, और एक इंसेंटिव भी उनको मिलेगा। तो मैं ये कहूँगा कि ये टीम जो है इनको इस पर वर्क करना चाहिए, और रोटेशनल बेसिस पे ज़रूर करना चाहिए इसको, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़, इसीलिए मैं कहता था कि पॉलिटिकल पार्टी के बगैर अगर कोई बाहर होगी तो उस वक्त ये सारे मुद्दे जो हैं ये किसी सतह पर पहुंच सकते हैं, इसको थ्रू करवा सकते थे हम। रिग्रेट है कोई आपको कि आपने चुनावों के लिए जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया, और अब आप जो है ऐसा लगता है आपकी बातचीत से और आपसे इस बातचीत से तो साफ हो रहा है कि आप जो है बार की राजनीति में आप अब उतर आए हैं, तो क्या आपको रिग्रेट है आपकी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी क्यों छोड़ दी? सब तो अपने अपनी पार्टी में रहकर वोट ले गए, तो मुझे क्या ज़रूरत थी अपनी पार्टी छोड़ने? नहीं, मुझे लगता है मेरा फ़ैसला गलत नहीं है, मेरा फ़ैसला बिल्कुल ठीक है, और आप वापस नहीं जाएंगे? मैं वापस नहीं जाऊंगा, और ये भी मैं कहीं और तो नहीं जाएंगे? कहीं और नहीं जाऊंगा। अब मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बाहर के लिए पार्टी छोड़ी थी, अब मैं बाहर का काम करूंगा और अपने मेंबर्स की आई विल टेक केयर ऑफ देम। खास करके जो यंग लॉयर्स हैं, मैं देखूंगा कि मैं पर्सनली उनके लिए कितना कर सकता हूँ। हौसला आपको 421 वोटों से आया है? जी हाँ, 421 वोटों से, और बहुत बड़ा भरोसा उन्होंने मुझ पर जताया है। फर्स्ट टाइम, वो भी पहली बार आप चुनाव में उतरे, और इतना बड़ा जो है अंदाज़ा नहीं था कि इतना प्यार मिलेगा मुझे, इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा, इतना प्यार मिलेगा एस्टीम्ड मेंबर्स का, जिन्होंने भी मुझे वोट किया है। मैं बड़ा हाई रिगार्ड्स और थैंक्स करता हूं उनका। तो उन्होंने मुझे भरोसा जताया है, और उनका कोई भी मसाइल होंगे उससे मैं पीछे नहीं रहूँगा। कोई भी जो है यंग लॉयर खास करके, वो मेरे पास आ सकता है, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकता है। कहीं अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे भाई को, किसी बहन को कोई तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, तो मेरे पास दिल खोल के आ सकते हैं। चलो, जो कुछ हमारे से मुझसे बन सकेगा मैं ज़रूर करूँगा। क्योंकि मैं अपने जो एस्टीम्ड मेंबर्स हैं उनकी डिग्निटी, ग्लोरी और रिस्पेक्ट के लिए लड़ता रहूँगा, और आखिरी दम तक लड़ूँगा। अंत में आपसे जानना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू में स्वर्गीय सीनियर एडवोकेट BS लाथिया के वक्त में एक अपोजिशन वैसे ही थी। बार का कोई भी अध्यक्ष होता तो दूसरी तरफ लाथिया साहब हुआ करते थे, तो कुछ न कुछ जो है कोई न कोई चुनौती वो दे ही डालते थे किसी न किसी तरह की। तो अब सीनियर एडवोकेट MK भारद्वाज हैं, और एडवोकेट निर्मल कोतवाल हैं, एडवोकेट रंजीत सिंह जम्वाल हैं, एडवोकेट अशोक शर्मा हैं। तो मुझे बताइए कि क्या आप भी अब चुनौती देने के मूड में हैं, या आप इस मूड में हैं कि नहीं, शांतिपूर्वक ही सब काम चलना चाहिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि जो वादे बार एस्टीम्ड मेंबर्स के साथ किए गए हैं वो इस टीम को पूरे करने चाहिए, और पूरे करने में हम पूरा तावन देंगे और इनके साथ चलेंगे, और जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि भारद्वाज साहब बहुत इंटेलिजेंट हैं, बड़े एक्टिव हैं, तो वो ये सब काम कर सकते हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। बाकी सलाथिया साहब की जगह ना कोई ले सकता है, ना कोई पैदा होगा, ना कोई लेगा, क्योंकि उनका एक अपना मकाम था, तो वो हर एक के लिए
पहुंचते थे, हर एक की बात सुनते थे, हर एक के पास घर पहुंचते थे, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं सुख दुख में वो सबके साथ चलते थे। ऐसा इंसान कोई नहीं हो सकता और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और मेरे जो है मुझे ज़ाती तौर पर बहुत उनका नुकसान हुआ है। तो अगर अपने सलाहतिया साहब होते तो इलेक्शन मैंने कहाँ लड़ना था, हम तो उन्हीं के पीछे थे। क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल थे। तो मुझे बड़ा दुख है उनका। तो चलो एनीवे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इस टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंडेट इनको बार एसोसिएशन ने दिया है वो अपने मैनिफेस्टो के बेस पर इन्होंने लिया है और उसको ये पूरा करें, चाहे उसके लिए इनको पार्टी छोड़नी पड़े या ना छोड़नी पड़े, लेकिन छाना बिछाना वकीलों के साथ चलना पड़ेगा। अगर वकील कहीं एजिटेशन के मूड में हैं या किसी और काम की वजह से वो इनको रिक्वेस्ट करते हैं तो इनको पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा लॉयर ऐसे है, जैसे 655 वोट या कितने वोट इनको मिले हैं, 631 या समथिंग, तो पीछे जो है टोटल पोल जो हुआ था वो 1413 वोट पोल हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक खासी जमात जो है वो पीछे है, जो रंजीत के साथ भी है, अशोक शर्मा जी के साथ भी है और मेरे साथ भी है। तो ये सब लोग जो हैं ये उस वोट से ज़्यादा हैं जो बाहर हैं। तो मुझे लगता है कि ये खासी स्ट्रेंथ है जो ये व्यू नहीं रखती थी, जो व्यू उन्होंने दिया है। तो इस वक्त अब चलना पड़ेगा इनको, और अगर ये आगे चलेंगे हम इनके पीछे चलेंगे, लेकिन काम जो है वो करने पड़ेंगे। अब एक चीज़ और मेरे जहन में आई कि मैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दफ्तर में आया हूँ। मैंने बड़ी तलाश करने की कोशिश की कि कोई जगह मुझे मिले जहाँ मैं देखूँ कि उन तमाम बार के अध्यक्षों की तस्वीरें लगी हुई हैं जो सालों से इस बार अध्यक्ष के पद पर अलग अलग समय में जो बार के प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं ढूंढने लगा कि कोई तस्वीर मिल जाए, टेन्योर का कोई पता चल जाए कि भाई कब से कब तक टेन्योर रहा है, और थोड़ा बहुत कहीं पढ़ने को मिल जाए कि फलां बार के अध्यक्ष थे उनके टाइम में ये एजिटेशन हुई, फलां बार के अध्यक्ष थे उनके टाइम में ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। उससे ये होता है कि जो हम जैसे नए नए पत्रकार होते हैं उनको भी मौका मिलता है जानने का, समझने का कि भाई बार के जो अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू का एक अपना इतिहास है, अपनी एक हिस्ट्री है। आप जो मर्जी वो कह लें, उस हिस्ट्री से आप जो है मुंह नहीं मोड़ सकते, वो एक तारीख है, वो रहेगी हमेशा। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि इस नई टीम को कोई ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ कम से कम वो तमाम तस्वीरें डिस्प्ले पर हों, उनका टेन्योर डिस्प्ले पर हो, ताकि हमें कम से कम ये पता चले कि भाई कौन लोग थे जिन लोगों ने इस जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को इतना ताकतवर और मजबूत बनाया है? इसके लिए मैं नई टीम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन में जितने भी प्रेसिडेंट रहे आज तक, उनका एक ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो होनी चाहिए बार एसोसिएशन के पास। उनका कब बने, कितना टेन्योर रहे, उनके टाइम में क्या क्या काम हुए, ये एक पूरा डाटा होना चाहिए वहाँ पे। और बार एसोसिएशन को अपने लेवल पर एक मैगज़ीन निकालना चाहिए जिसमें क्या होगा, हमारे यंग लॉयर्स के बारे में लिखा जाए, उनको मौका दिया जाए, और जो इंटरेक्शंस होती हैं उसकी वो करें। जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं किससे इंटरेक्शन हुई, वो एक मैगज़ीन के तौर पर एक हर महीने एक मैगज़ीन निकलना चाहिए, जिसकी वजह से हर एक को मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ इंट्रोड्यूस होने का, इंटरेक्टिव सेशन बनेंगे और काफ़ी अच्छा रहेगा वो अगर मैगज़ीन हो। और दूसरा मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने कहा कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन बार एसोसिएशन का जो अंदर ऑफिस है जहाँ प्रेसिडेंट बैठते हैं, वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे पूरा टेन्योर जो है वो लिखे हुए हैं और कौन कौन से प्रेसिडेंट थे वो भी लिखा हुआ है। शायद आपको मौका नहीं लगा वहाँ जाने का, या क्योंकि इलेक्शन की वजह से आप वहाँ पहुँच नहीं पाए, तो कमरा लॉक रहता है। तस्वीरें और उसके साथ डिटेल, तस्वीरें कोई नहीं रखी है, लेकिन ये रखा है। लेकिन बहुत हिस्ट्री है बाहर की, एक जैसे डीके डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, मेरा यही कहने का मतलब है। और बहुत सारे हमारे लॉयर्स ऐसे रहे, अपना डीके खजूरिया साहब थे, बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी, AK साहनी साहब थे, बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी, VK गुप्ता साहब थे, बहुत बड़ी एजिटेशन लड़ी, प्रमोद कोहली जी थे, बहुत एजिटेशन लड़ी, JP सिंह साहब थे, एंड वज़ीर साहब थे। तो ये सब लोग जो हैं यहाँ रहे हैं, अपना एक इतिहास है, और ये लोग जो हैं ये जुड़े हुए थे बाहर के साथ और बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। फॉर दैट पर्पज़ हमारे लाला साहब थे, लाला सूर्य प्रकाश जी, उन्होंने बहुत, उनकी एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन थी बाहर में और वो चलाते थे ये एजिटेशंस को। ही वाज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। तो उनकी जो है सलाह लेते थे लोग
और हर एजिटेशन जो है वो सक्सीड हुई है और मौका मिला है। मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे यंग लॉयर्स जो हैं उनके पास कोई सिटिंग प्लेस नहीं है, ऑफिस नहीं है। जैसे अब इस वक्त एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। यंग लॉयर्स एसोसिएशन की, क्योंकि यंग लॉयर एसोसिएशन अगर बनी है तो उनके लिए इस टीम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को रिक्वेस्ट करें कि एक कोई उनको कमरा अलॉट करवा दीजिए और जहां वो बैठ के अपना ऑफिस जो है वो रखेंगे। क्योंकि यंग लॉयर्स की तादाद इस वक्त बहुत ज़्यादा है, उनको कोई मिलने वाले आते हैं, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो कहाँ बैठ के डिस्कस करेंगे। तो उनके लिए एक जो है कोई सेपरेट रूम एक उनको दिया जाए सो दैट दे कैन डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। तो मुझे लगता है कि वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और अहम काम है। अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग देना है तो उन बच्चों के लिए जगह होनी चाहिए जो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकें, और वो डिस्कशन के बाद वो मेन बार जो है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दे शुड हैव देयर सेपरेट ऑफिस। अंत में आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संविधान में संशोधन हो और इस टीम का जो टेन्योर है वो 1 साल से बढ़ा दिया जाए? मैं समझता हूँ कि 1 साल का वक्फा जो है वो बहुत होता है। क्योंकि 2 साल के वक्फे में भी हमने पीछे देखा वो डिलीवरी नहीं हो पाती, जो डिलीवर करना चाहते हैं वो नहीं हो जाती। क्योंकि 1 साल में ये होना चाहिए कि 1 साल का टेन्योर है तो ये जल्दी काम करेंगे। 2 साल का टेन्योर होता है तो उसमें कोई काम नहीं होते, क्योंकि इनको जो वादे किए हैं वो 1 साल के हिसाब से हैं। तो आई एम स्ट्रांगली अपोजिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बार कि वहाँ 2 साल का टेन्योर होना चाहिए, वहाँ 1 ही साल का टेन्योर होना चाहिए, सो दैट एवरीबॉडी शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी। ये चाहूँगा मैं कि 1 साल का टेन्योर हो, हर एक को मौका मिलना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, ताकि ये एक एक्सपीरियंस गेन करने के लिए होता है। इलेक्शन है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, लीडर बनने के लिए नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे एडवोकेट निर्मल कोतवाल। लंबी बातचीत हुई और उस लंबी बातचीत में हमने समझने की कोशिश की कि प्रतिपक्ष में अब एडवोकेट निर्मल कोतवाल है, यानी अपोजिशन में अब एडवोकेट निर्मल कोतवाल हैं, क्योंकि चुनाव में उतरे सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज के साथ मुकाबला किया, 421 वोट मिले, वो भी पहली बार चुनाव में उतरे हैं। अब आने वाले कल में ये देखना है कि जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू 5 अगस्त 2019 के बाद संवैधानिक बदलाव जो जम्मू कश्मीर में आए, उन संवैधानिक बदलावों के चलते जो केंद्र के कानून जम्मू कश्मीर में लागू हुए और उन केंद्र के कानूनों के लागू होने के बाद जो दिक्कतें और परेशानियां वकीलों को झेलनी पड़ी, क्या सीनियर एडवोकेट एम के भारद्वाज उन दिक्कतों और परेशानियों को कम कर पाएंगे? क्या वो सब कुछ कर पाएंगे जिसके ना करने पर लगातार ताबड़तोड़ हमले होते रहे पूर्व बार अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट अभिनव शर्मा के ऊपर? नजर अब इन्हीं बातों पर रहेगी कि क्या अब वो संभव हो पाएगा जिसकी नाराजगी पिछले बार अध्यक्ष के साथ सभी वकीलों को थी।